हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जाना था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपने वो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो आप उसे देख लेना, वो बहुत काम आने वाला टॉपिक है। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 2 वीडियो हमारी है। इसके अंदर जो हम बात करेंगे बेसिकली वो हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में कि ये क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अगर हम इसे एक लाइन के अंदर अगर हम समझना चाहें तो इसे हम ये कह सकते हैं कि कैसे हम इसके इस्तेमाल से हम ये जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो एक लिमिट हमारे पास सेट करता है, ठीक है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें और इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो उसे हम ब्रेक करके कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये क्या है। ये है एक इट इज़ अ लोकस या लाइन, ठीक है, ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, शोइंग, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। हमारे पास इस इकोनॉमी के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि टू गुड्स का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब तक हमने इसमें ये जान लिया कि इट इज़ द लोकस और लाइन ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग, कुछ शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। अब इसके बाद जो इसके अंदर बात आती है, एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस इन टू कॉम्बिनेशंस, ये जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं टू गुड के, एक इकोनॉमी उनका प्रोडक्शन कर सकती है बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और अगर हम इसे एक डेफिनेशन के तौर पे अगर पढ़ना चाहें अगर कि व्हाट इज़ पीपीसी, तो पीपीसी यानी इट इज़ अ लोकस और लाइन ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स ऑल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब इसे हम और सिंपल भाषा के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि ये बता रहा है कि ये वह रेखा या स्थान है जो हमें बता रहा है दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बारे में बता रहा है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग करके कर सकती है, ठीक है ना। एक अगर हमारे पास हैशटैग लाइन आ जाए इसे समझने के लिए तो हम इसमें लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी पीपीसी बेसिकली अगर हम इसे समझना चाहें या बताना चाहें तो इस लाइन के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं कि जो पीपीसी है वो हमारे इकोनॉमी के अंदर टू गुड्स के मैक्सिमम लिमिट जो उसकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसे शो करने में हेल्प करता है, ठीक है। आगे आने वाले बहुत से टॉपिक जो हैं वो कुछ एजम्पशंस पे, जनरल एजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, यानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं कि हम कुछ चीज़ें मानकर चलते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है सिचुएशंस का, कंडीशंस का, तो हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कुछ एजम्पशन या कुछ मान्यताएँ लेके चलनी होती है, जिनको ध्यान में रखे हम उन सब चीज़ों को आगे लेके चलने की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की हमने यहाँ पे बात कर ली। अब हम जो ऐसे कुछ इसकी एजम्पशंस के बारे में जान लेते हैं कि कुछ इसकी एजम्पशंस होती हैं, वो एजम्पशंस क्या क्या होती हैं, जिससे कि हमें ये टॉपिक समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो इसकी कुछ जनरल एजम्पशंस होती हैं, वो एजम्पशंस क्या होती हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एजम्पशंस हिंदी में हम इसको लिख सकते हैं मान्यताएं, जिन पर ये आधारित है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले इसकी डेफिनेशन के अंदर ये बात आ रही है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो इसकी एजम्पशन है वो यही है कि इकोनॉमी
प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड। नेक्स्ट जो इसकी एजम्पशंस होती है वो एजम्पशन ये होती है कि ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। हम इसे यूटिलाइज्ड भी लिख सकते हैं। एम्प्लॉयड यानी यूटिलाइज्ड, जिसका मतलब होता है कि इन रिसोर्सेज का कंप्लीट, जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी हम अपने पास नहीं बचा रहे हैं। अगर हम अपने उन रिसोर्सेज को बचा रहे हैं तो हमारी ये जो पीपीसी की एक जो धारणा है हम उसे कहीं ना कहीं जो है पीछे छोड़ देंगे। तो अगर हमें पीपीसी को समझना है तो हमें ये एजम्पशन लेके चलनी होती है कि हम जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे जानना है कि हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या है प्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ही एक एजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थव्यवस्था के अंदर वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड हो चुके हैं या यूटिलाइज हो चुके हैं या इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड इसकी एजम्पशन है टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। अब बात आती है इसके अंदर कि जैसे कि हमने बात कर ली कि हमें कुछ एजम्पशन लेके चलनी होती है, तो और वो जो एजम्पशंस हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होती है। तो जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सी जो है ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शंस को कुछ घटा भी सकते हैं, कुछ बढ़ा भी सकते हैं। तो इसलिए हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक एजम्पशन अपनी या मान्यता मान के चलते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी प्रोडक्शन की वो सेम रहेगी उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। जो फोर्थ इसकी एजम्पशन हैं वो है, जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही बात करते आए हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और उसी के साथ साथ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन उसके अल्टरनेटिव कुछ यूजेस भी हैं। तो इसकी फोर्थ एजम्पशन भी यही है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव का मतलब हमें पता है विकल्प या वैकल्पिक कह सकते हैं, ठीक है, यानी बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड होती है इस एजम्पशन के अंदर जो हमारे आगे आने वाले ये जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें काम आएगी, कि हमारे रिसोर्सेज के जो है अल्टरनेटिव यूजेस तो हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट व्हेन अ रिसोर्स इज शिफ्टेड from one use to another, its productivity decreases, ठीक है। लेकिन हमारे जो अल्टरनेटिव यूजेस तो हैं रिसोर्सेज के, लेकिन अगर हम किसी भी एक संसाधन का इस्तेमाल कोई हमारे पास रिसोर्स है उसका इस्तेमाल हम एक स्थान की जगह दूसरे स्थान पर या एक वस्तु के लिए निर्माण में जो हम उसे लेके आने वाले थे अगर हम उसका दूसरे जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोडक्टिविटी में हमेशा कमी आती है। इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी हमारे पास लैंड है, ये कोई लैंड है, ठीक है, और ये सूटेबल है राइस के प्रोडक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पे 100% जो है अपने रिसोर्सेज जो हैं राइस के प्रोडक्शन में लगा देते हैं तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट मिल सकती है, आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को पहले ही यहाँ पे देख लिया है कि हमारी जो ये फील्ड है या हमारा जो ये लैंड है ये जो सूटेबल है करेगा प्रोडक्शन के लिए वो राइस के लिए करता है और अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। लेकिन अगर हम चाहें इसी लैंड के अंदर हम राइस ना उगाकर, जैसे कि मान लीजिए ये लैंड है राइस और इसी फर्स्ट कंडीशन ये होगी और दूसरी कंडीशन ये है कि इस लैंड के अंदर हम राइस ना उगाकर कॉटन कर देते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और 100% हमने इस पर अपने रिसोर्सेज लगा दिए, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट होगी
ये ज़रूरी नहीं है कि जितना ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट यहाँ पे दे रही थी, मान लीजिए हमने यहाँ पे 100% रिसोर्सेज लगाए और उसका जो आउटपुट आया वो 1 लाख रुपीज़ आया निकल कर, जो अगर हमने इसे मार्केट में बेचा। लेकिन अगर हम कॉटन का इसी लैंड के अंदर अगर प्रोडक्शन करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट होगा वो हमेशा ही इसके आउटपुट से कम होगा, क्योंकि हमने पहले ही जान लिया था कि ये जो लैंड है ये सूटेबल है राइस के प्रोडक्शन के, लेकिन हम अपने चॉइस के हिसाब से जो है यहाँ पर कॉटन का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम आउटपुट होगी वो हमेशा ही जो है ना लेस देन होगी किससे, जिस चीज़ के लिए वो सूटेबल है। तो यहाँ पर जो होगी इसकी लेस देन जो आउटपुट जो इसकी निकलेगी वो निकलेगी लेस देन राइस के आउटपुट से कम ही निकलेगी हमेशा, ठीक है ना। और जैसे कि अभी हमने बात करी अपनी फोर्थ एजम्पशन की कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, बट अब व्हेन अ रिसोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर इट्स प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एमओसी, इंक्रीजिंग एमओसी के नाम से हम इसे जानते हैं, हम इसे एमआरटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हमें जानना हो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, इसका फॉर्मूला यही होता है कि MOC इज इक्वल टू डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन, ठीक है। तो ये MOC क्या होता है भैया या MRT क्या होता है, जैसे कि हमने अपने इस चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में जाना था। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ही अंदर एक पॉइंट आने वाली आता है ये, जिसमें कि OC का मतलब तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और M का मतलब यहाँ पर है, M का मतलब है मार्जिनल, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सीमांत, ठीक है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर MRT की बात करें तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो T स्टैंड कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रतिस्थापन कर रहे हैं उसका हम एक की जगह दूसरे की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही जाना, ये जो अपनी इसकी फोर्थ एजम्पशन है कि अगर हम किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल एक की जगह दूसरे पे करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी में हमेशा ही कमी आती है, जिसका जो रिजल्ट निकलता है वो इंक्रीजिंग MOC निकलता है या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसकी बढ़ती है। इसको कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस लैंड की बात करी कि हमारा ये जो है सूटेबल है राइस के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कॉटन का भी प्रोडक्शन करें। तो अगर हम मान लीजिए इसमें जो है राइस ना करके हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया तो इसका जो प्रोडक्शन था 100% रिसोर्सेज लगाने के बाद वो लेस देन हमारा 1 लाख रुपीज़ आया, ठीक है, जो उसके हमने मार्केट में दिया। तो वो जो लेस देन जितना भी आ रहा है 1 लाख से, मान लीजिए हमारे जो अगर हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे थे तो वो 1 लाख था, ठीक है, और इसका जो आया वो 75,000 आया, ठीक है ना। तो ये 25,000 रुपये जो कम आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। इसका हमने उत्पादन करने के लिए हमने सेक्रीफाइस किए हैं 25,000। तो ऐसे ही जो है कुछ कंडीशंस इसमें आती है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 कमोडिटी केस की कि इकोनॉमी के अंदर 2 ही वस्तुओं को जो है हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ये पहली एजम्पशन थी इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब उत्पादन करेंगे इकोनॉमी के अंदर, तो अगर हम चाहते हैं 100% केवल एक ही कमोडिटी के अंदर लगाना तो उसका जो आउटपुट आएगा वो अलग आएगा, और जो 100% अगर जो अदर कमोडिटी अगर हम उसमें लगाते हैं तो उसका मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ करें एक ही सेम लैंड के ऊपर, तो किसी का उत्पादन में कमी आएगी, किसी के उत्पादन में बढ़त भी हो सकती है। किसी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी के उत्पादन में हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए अब हम इसे जो है एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये अभी तक जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक टेबल की, जिससे कि हम समझ जाएंगे। एक टेबल की बात करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, और हम उसमें एक टेबल बना रहे हैं। मान लीजिए हमने कि पीपीसी के अंदर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेके चलेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है।
नेक्स्ट हम इसके अंदर लेके चलेंगे, दो चीज़ों की बात हो रही है। मान लीजिए हम एक जगह ले रहे हैं राइस और यहाँ पर ले रहे हैं हम कॉटन, ठीक है। और हमने इसकी फोर्थ एजम्पशन में इंक्रीजिंग एमओसी यानी एमओसी या एमआरटी की भी बात करी थी। तो हम यहाँ पे एमआरटी को भी और भी ज़्यादा एक्सटेंड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एमआरटी या एमओसी, ठीक है। और जिसका फॉर्मूला निकालने का क्या था, डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। और जो ये डेल्टा है हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में, ये आगे बहुत जगह जो है हमारे काम आने वाला है। डेल्टा इसे हम ट्रायंगल के शेप में जो है डिनोट करते हैं, हम इसे जो है सिंबल देते हैं। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा लॉस मतलब लॉस जो भी हम कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, वो उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है वो। और डेल्टा गेन यानी जो हम गेन कर रहे हैं किसी चीज़ का लॉस करने के बाद, तो वो कितना आ रहा है, यानी उस चेंज को भी हमें वहाँ पे लिखना है। अब कॉम्बिनेशन ए की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ हम पॉसिबिलिटीज़ को समझना जा रहे हैं यहाँ पे पीपीसी के अंदर जो है। और मान लीजिए अगर हम 100% अपने रिसोर्सेज को राइस के ऊपर लगाते हैं तो उसकी जो आउटपुट आती है वो 100 आती है, ठीक है। और अगर हमने अपने 100% रिसोर्सेज राइस के प्रोडक्शन के अंदर लगा दिए हैं तो हमारा जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम एमआरटी कुछ निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें इससे पिछले वाला कुछ नहीं पता कि इससे पहले क्या था। हमने अपने 100% जो है रिसोर्सेज राइस के प्रोडक्शन पर लगा दिए तो हमारा डैश हो जाएगा, ठीक है। कुछ हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आते हैं हम कॉम्बिनेशन 2 पर, बी पर। कॉम्बिनेशन बी में मान लीजिए अगर हम अपने कॉटन के प्रोडक्शन को 10 यूनिट बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने बात कर लिया है कि रिसोर्सेज हमारे पास 100% है और फुली यूटिलाइज हमें करने हैं, कंप्लीट हमें उनका इस्तेमाल करना है। तो अब हमने मान लीजिए 10 यूनिट के लिए अपने रिसोर्स कॉटन के प्रोडक्शन में लगा दिए हैं, तो इसके भी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कमी आएगी क्योंकि ये भी जो है मैक्सिमम 100% रिसोर्सेज लगने के बाद हमारे पास 100 आउटपुट आ रहा था, तो इसके आउटपुट में कमी आएगी, तो ये 90 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन सी की बात करते हैं, ठीक है। और हमने 10 यूनिट अपनी और इंक्रीज़ करी है, हमें जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा था कि हमारा जो है प्रोडक्शन इसका बढ़ रहा है और हमें इसका थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, कुछ कंडीशन के अंदर जो है ज़्यादा मिल रहा हो। तो हम क्या है 10 यूनिट हमने यहाँ पे हम 10 ले रहे थे तो 90 आया था, हमने यहाँ पे 10 यूनिट और इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे 10 यूनिट और इंक्रीज़ कर दी है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसके आउटपुट में कमी आएगी। सेम लैंड के ऊपर अगर हम उसके प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर 70 हो गया, ठीक है। ऐसी ही कॉम्बिनेशन डी की बात हम करते हैं। अब हमें और अच्छा लग रहा था, हमने सोचा कि यार चलो थोड़ा सा और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए अपना कॉटन का, हमने इसकी 30 यूनिट कर दी। अगर हमने इसकी 30 यूनिट कर दी तो हमारी ये जो मैक्सिमम लास्ट टाइम तक आ चुका था वो 70 आया था 100% लगने के बाद इसमें और इसमें, तो अब इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी, तो इसकी जो कमी आएगी वो 40 हो गया ये, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें से इसे लेस कर देंगे 40 आ जाएगा। और ऐसे ही अब अगर मान लीजिए हमारे पास लास्ट कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन ई, हम सोच रहे हैं कि 100% हम अपने रिसोर्सेज जो हैं कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर लगाएं जिससे कि हमें 40 यूनिट मिलेंगी कॉटन की, ठीक है। और अगर इसकी हम 100% लगाने के बाद 40 यूनिट हमारे पास आ रही हैं तो इसकी क्या हो जाएंगी क्या नाम है यूनिट, वो 0 हो जाएंगे क्योंकि हमने अपने 100% रिसोर्सेज इसके ऊपर लगा दिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर MRT या MOC की, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हमने फॉर्मूला जान लिया डेल्टा लॉस अपॉन में डेल्टा गेन। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर बात की थी कि हम जो गेन कर रहे हैं 100% कर रहे हैं, 100% रिसोर्सेज लगाने के बाद लॉस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डैश लगा दिए, यहाँ कुछ नहीं आ सकता। अगर हमें इससे पहले का कुछ जो है वो आउटकम पता होता तो हम वहाँ पे उसे निकाल सकते थे। अब आते हैं हम सेकंड कॉम्बिनेशन पे, अपने कॉम्बिनेशन बी में। अब ये देखिए हमने डेल्टा लॉस क्या करा है, हमारे पास पहले क्या था 100% रिसोर्सेज जब हम राइस के प्रोडक्शन में लगा रहे थे हमारे पास 100 था, ठीक है। लेकिन अब हम आ गए हैं कॉम्बिनेशन बी में 90 पे, तो हमने लॉस कितने का किया है 10 यूनिट्स का। और हमारे पास पहले इसमें जो है हम कोई भी रिसोर्सेज नहीं लगा रहे थे तो हमारे पास 0 यूनिट थी। अब लेकिन हमने कुछ परसेंटेज जो है कॉटन के प्रोडक्शन में भी लगा दिया है और हमने जो है कितना गेन किया है 10, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 10 इज़ डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट
क्या निकल के आ रहा है, वो 1 निकल के आ रहा है। ऐसे ही अब जो है हम 70 की बात कर, ये कॉम्बिनेशन सी की बात करते हैं। अब जब हमने जो है यहाँ पर लॉस कितना कर दिया, 90 से हम 70 पे आ गए, तो यानी हमने 20 यूनिट का लॉस कर दिया। गेन कितनी करी है हमने, पहले यहाँ पर हमारे पास 10 थी, अब हम 20 पे आ चुके हैं, तो यानी हमारी इंक्रीज़ कितनी हुई है 10। तो इसका डिवाइड अगर हम करेंगे 20 इज़ डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन डी की हम बात करते हैं। कॉम्बिनेशन डी में हमने जो है लॉस कितनी यूनिट कर दी है अपनी, अगर हम 70 से 40 पे आए तो हमने माइनस कर दिए यहाँ पे 30 यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉस हमारा हुआ है 30 यूनिट का, और हमने इंक्रीज़ कितनी करी है, प्लस कर दी है हमने 10 यूनिट। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है। और लास्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ई, इसके अंदर हमने जो लॉस करी है अपनी, अब पहले हम 40 पे थे, 40 से लेकिन जब हम 0 पे आए तो यानी हमने 40 यूनिट अपनी लॉस्ट कर दी है, हमने जो है उनका नुकसान कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है। और यहाँ पर हम 30 पे थे, 30 से हम 40 पे आए, तो यानी हमने यहाँ पर 10 यूनिट प्लस करी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 40 यूनिट हमने लॉस करी, तो यानी 40 यहाँ पे लिख देंगे, और हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, जो हमने गेन करी है 10 यूनिट हमने गेन करी है, तो यानी इसका आंसर आ गया 4। ठीक है। अब जैसे कि हमने उसके अंदर बात करी थी अपनी फोर्थ क्या नाम है एजम्पशन के अंदर, मान्यता के अंदर, कि व्हेन अ रिसोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर इट्स प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज इज कॉल्ड या विच इज़ नोन एज इंक्रीजिंग एमओसी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब हम वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ये आ रहे हैं, तो हम धीरे धीरे यही देख रहे होंगे कि जो हमारी एमओसी है, एमआरटी है, वो बढ़ रही है हर एक यूनिट के हिसाब से, हर एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो यही बेसिकली जो है वो इंक्रीजिंग एमओसी को डिनोट करता है। ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं 100% हमने अपने रिसोर्सेज यहाँ पर लगाए थे, तो हमने 100 यूनिट पाई थी, यहाँ पे हमने 0 पाया क्योंकि हमने इस पर कुछ नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही हमने चाहा कि 10 यूनिट जो हम पाएँ, अगर हम यहाँ से यहाँ तक आने में 10 यूनिट प्लस कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे -10 यूनिट भी करना पड़ा। ठीक है। क्योंकि जो एमओसी है या एमआरटी है, वो हमें यही बताता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए कि हम अनदर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितनी अमाउंट की जो है वो कर रहे हैं गिरावट, या कितनी कमी कर रहे हैं, वही जो है एमओसी या एमआरटी को डिनोट कर रहा था। ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है 90 से 70 पे आए थे, तो हमने माइनस कर दी थी 20 यूनिट, और जब हम 10 से 20 पे आए थे, प्लस हमारी हुई है 10। तो हम यहाँ पे इस 10 को हम एक यूनिट मान सकते हैं, और हम यही कह सकते हैं यहाँ पर सिंपली एक जो है लाइन के अंदर ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारी ये हर जगह 10 हमारी जो ये अदर जो ये है कॉटन का जो प्रोडक्शन था, उसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं सिंगल यूनिट के हिसाब से, अगर हम इसे एक यूनिट माने। लेकिन उस हर एक लेवल पे हमें उसको प्राप्त करने के लिए जो अनदर यूनिट है, जो अनदर कमोडिटी है, उसके अमाउंट में हमें एक भारी मात्रा में जो है हमें कमी करनी पड़ रही है। यहाँ पर हमें 10 यूनिट प्राप्त करने के लिए 10 का जो है नुकसान उठाना पड़ा था। उससे अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, तो हमें फिर जो है हमें जो फ़ायदा हुआ 10 यूनिट्स का हुआ, लेकिन हमने जो है नुकसान उठाया 20 यूनिट्स का। ठीक है। ऐसे ही फिर हमने जो है कॉम्बिनेशन डी पे जब हम आए, 30 यूनिट्स हमने ले ली, लेकिन जो हमने पिछले वाले यूनिट से कितना बढ़ाया था, 10 यूनिट बढ़ाई थी, लेकिन नुकसान हमें उठाना पड़ा 30 यूनिट का। ऐसे ही लास्ट में हमने अपनी सारी यूनिट जो है, सारे रिसोर्सेज इस पे लगा दिए, मैक्सिमम हम जो है इसके अंदर गेन कर पाए, वो गेन कर पाए 40 यूनिट, यानी हमारी जो इंक्रीज़ हुई थी पिछले वाले कॉम्बिनेशन के हिसाब से 10 यूनिट हुई थी, यहाँ पे हमने लॉस करी है 40 यूनिट। ठीक है। तो जो हमारा अमाउंट है क्या नाम है लॉस करने का, किसी भी अनदर कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, वही जो है इंक्रीजिंग एमओसी को डिनोट करता है। आइए अब हम जो है इसे जो है एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, क्योंकि पीपीसी क्या है, बेसिकली एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि ग्राफ के द्वारा समझाया जाता है, बताया जाता है। और हमारे इकोनॉमी के अंदर, अगर हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जैसे कि मान के चल रहे हैं कि 2 ही कमोडिटी का हम जो है अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम लिमिट कैसे दिखाता है, इसी टेबल के हम जो है यहाँ पे उसको ग्राफ के द्वारा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा 0 होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस,
ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है कॉटन को ले लिया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम जो ले रहे हैं राइस को ले रहे हैं। ठीक है, और जो कॉटन को हम ले रहे हैं वो 10-10 यूनिट के हिसाब से ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। और यहाँ पर जो हम इसको ले सकते हैं वो हम 20 के हिसाब से कर सकते हैं डिनोट, क्योंकि थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है। 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, तो चलिए जैसे कि अभी हमने जो है टेबल के अंदर अपने बात करी थी कि हम अपने फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन था ए, उसके अंदर हमने जो है कितनी अपने 100% जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ लगाए थे, राइस के प्रोडक्शन पे। तो वो पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार था। ठीक है, तो हमने 100% आउटपुट जो पाई वो राइस की 100 यूनिट पाई। ठीक है ना, और हमारी इसकी जो है 0 थी कॉटन की जो है यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पर 100% रिसोर्सेज अपने राइस के प्रोडक्शन पे लगाया था। ठीक है ना, इसे हम कुछ ऐसे कर देते हैं। अब उससे नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन बी। जैसे कि कॉम्बिनेशन बी में हमने बात करी थी, जैसे हम अपने 10 यूनिट को बढ़ा रहे थे, हमने अपने 10 यूनिट बढ़ाई हैं इसकी, किसकी, कॉटन की। तो हमने जो उसकी कॉटन की 10 यूनिट बढ़ाई थी, तो हमने इसकी कितने यूनिट में कमी लेके आए थे हम, 10 यूनिट के। तो हम इसे कुछ ऐसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया था। ऐसे ही कुछ इसे कुछ हम ऐसे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 90, और ये जो है हमारा ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम अपने 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या नाम है, ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन बी के अंदर जो कर रहे थे, करते हैं उसका इस्तेमाल, तो हम 10 यूनिट की कमी कर रहे थे। 10 यूनिट अपने 100 में से 10 कमी करी तो हम 90 पे आ गए थे। लेकिन हमने जो कमी करी थी उसका जो बेनिफिट हमें मिला वो हमें यहाँ पे मिला कॉटन के प्रोडक्शन में। ऐसी जो हमारे पास कॉम्बिनेशन सी था उसके अंदर जो है हम 90 से जो है 20 का, क्योंकि हमने उसमें लॉस किया था, तो हम जो है सीधा 70 पे आ गए थे। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 70। ठीक है, और 20 की लाइन के अंदर जो है हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ए है, ये कॉम्बिनेशन बी है, ये कॉम्बिनेशन सी है। अब जब कॉम्बिनेशन डी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हमने बात करी थी वहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन डी के अंदर था, हम यूनिट कितनी गेन कर रहे थे राइस की, हम यूनिट गेन कर रहे थे राइस की 40 और कॉटन की कर रहे थे 30। तो हम इसको इधर से स्टार्टिंग इसके स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ले सकते हैं, इसी के सीध में। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन डी हो गया था। और लास्ट हमने जो है बात करी थी कि हमने अपने 100% रिसोर्सेज जो हैं कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर लगा दिए हैं, तो हमने मैक्सिमम जो आउटपुट पाया था वो 40 यूनिट्स का पाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीपीसी को हम कैसे समझ सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये कैसे। अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे भी ये इन सभी को प्लॉट कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझने में थोड़ा सा आसानी हो। और ये हो गया है कुछ ऐसे, और यहाँ पर जो है ये और अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हमने आपस में ज्वाइन कर दिए ये सभी हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। अगर हम अपने 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये 5 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अपने उस टेबल के हिसाब से, जहाँ पे हमारे 100% रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है। और यही जो प्रोडक्शन की हमारे पास पॉसिबिलिटी है, जो इसके अंदर नाम के अंदर छुपा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी ये जो लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी है, कर्व का मतलब एक घुमाव भी होता है। ठीक है, घुमावदार कह सकते हैं। तो ये घुमावदार ही एक लाइन है, ठीक है, जो हमें हमारे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को बता रही है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास प्रोडक्शन की है। ठीक है, तो हमारे पास 5 यहाँ पर कॉम्बिनेशन बने थे। ये है 5th कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ई। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर जो है हमने 100% रिसोर्सेज अपने जो है राइस के प्रोडक्शन में लगाए थे, तो हमने जो है 100 यूनिट जो है राइस की पाई थी। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉटन का भी बढ़ाते हैं,
कॉटन का हमने जब इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, हम यहाँ से जो इसको हमने बढ़ाया, यहाँ से हमने इसको यहाँ लेके आए, ठीक है, इतनी यूनिट हमने बढ़ाई, तो हमें जो है इतना नीचे आना हुआ, 10 यूनिट का हमें नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक आए, ठीक है ना। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा और हमारा जो है बेनिफिट हो रहा है इस कॉटन के प्रोडक्शन में, तो हमने इसकी थोड़ी 10 यूनिट्स और बढ़ाई, फिर हम जो है इसको लेकर यहाँ आ गए, ठीक है। तो यानी ये इतना हिस्सा तो हमारा जो हो गया वो हो गया कॉटन के प्रोडक्शन का उस लैंड के अंदर। लेकिन ये क्या नाम है, 10 यूनिट और बढ़ाने के लिए हमें जो सीधा नीचे आना हुआ वो 20 यूनिट के हिसाब से नीचे हम आए, जो हमने नुकसान अपना उठाया, जो हमने लॉस की 20 यूनिट करी, ठीक है। तो ये हम फिर इतने नीचे हम आ गए, ये आ गए हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये और फिर ऐसे ही जो है हमने 10 यूनिट और अपनी जो है गेन करी, फिर हमें जो है 10 यूनिट गेन करने के लिए 30 यूनिट का अपना जो है नुकसान उठाना पड़ा या हमें लॉस करनी पड़ी, ठीक है। तो फिर हम जो है यहाँ आ गए थे। लेकिन अगर हमने अपने 40 के 40 यूनिट अपनी जो है लॉस कर दी या हमने उनका नुकसान कर लिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो फिर हम जो है सीधा यहाँ से यहाँ आ गए थे। तो यही जो हमारे ये स्टेयर जो टाइप में बन रही हैं, ये जो पॉइंट हैं, इन सभी को जो जॉइन हम कर रहे हैं, वही जो निकाल के लेके आ रहा है, रिजल्ट जो उसका बन रहा है वो पीपीसी का ही बन रहा है, वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो है इसके अंदर ये जो क्या नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी का जो डायग्राम है, ये हम इसे कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इकोनॉमी के अंदर अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके क्या कह सकते हैं कि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट प्रोडक्शन की कितनी हो सकती है और कितने कॉम्बिनेशन उसके बन सकते हैं, ठीक है। वो हम कॉम्बिनेशन उस टेबल के हिसाब से बना पाए। लेकिन एक जनरल बात ये होती है कि ये जो हमारी ये जो लाइन होती है ना, ये जो कर्व की लाइन होती है, इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, या कितने भी पॉइंट अगर हम कहीं भी इसके अंदर डिनोट कर देते हैं, तो ये सभी जो है हमारे कहीं भी अगर हम कर देंगे और उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं यही डिनोट करेगा कि हमारे रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो रहे हैं, इस्तेमाल उनका हो रहा है 100%। और वही हमारी इसकी जो है कह सकते हैं कि एक एजम्पशन भी थी कि रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड या यूटिलाइज, ठीक है। तो ये हमारा ये जो लेसन था, पीपीसी का डायग्राम कुछ इस प्रकार हो सकता है। बाकी पीपीसी अगर आपको कोई जनरली केवल सिंपल एक डायग्राम बनाना हो तो आप उसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये सभी जो है पीपीसी हैं, ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी सभी पीपीसी हैं। 2 एक्सिस का हमें इस्तेमाल करना होता है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। कोई भी 2 गुड हमें जो है इसमें बतानी होती है, ये गुड एक्स हो गई, ये गुड वाई हो गई, ये गुड ए हो गई, ये गुड बी हो गई, ठीक है। तो यही जो है जनरल जो है डायग्राम होता है पीपीसी का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को समझने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमारा पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें इतना ही